देखिए इसके बाद क्या है दूसरा स्थिति कि जब जो है दूसरा है जब वस्तु जब वस्तु जब वस्तु दर्पण से निश्चित दूरी पर हो। जब वस्तु दर्पण से क्या हो, निश्चित दूरी पर हो। ब्रैकेट में लिख दीजिए अर्थात ध्रुव और ध्रुव व अनंत के बीच में, ध्रुव व अनंत के बीच में कहीं भी वस्तु हो। जब वस्तु दर्पण से निश्चित दूरी पर अर्थात ध्रुव व अनंत के बीच में हो। ध्रुव व अनंत के बीच में कहीं भी हो, समझ में आया? ध्रुव व अनंत के बीच में कहीं भी हो। जैसे ये कौन सा दर्पण है, ये बताइए कौन सा दर्पण है? पालिन मान लीजिए इधर से हम कर दिए, तो ये कौन सा दर्पण बना? अवतल। चर्चा किसका हो रहा है? उत्तल दर्पण की चर्चा हो रही है ना। तो अवतल दर्पण बनाना ठीक है यहाँ पर नहीं, समझदार हैं आप सब। तो उत्तल दर्पण की जब चर्चा हो रही है तो यहाँ उत्तल दर्पण बनाइए। कौन सा दर्पण बनाइए? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वो उभरा हुआ होता है, और जो धंसा हुआ तल होता है वो पालिश की हुई तल होता है कि नहीं। ये कौन सा दर्पण बनाइए? हाँ, ये M1 है, ये M2 है। इसका दोनों P है, और इस तरह से वक्ता केंद्र यहाँ पर C है, वक्ता केंद्र C है, और मुख्य फोकस यहाँ पर, और ये मुख्य अक्ष है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब वस्तु जो है अनंत, ये है अनंत, और ध्रुव माने P। जब वस्तु अनंत मतलब ये अनंत है, ये क्या है अनंत, और ये ध्रुव P है। इसके बीच में कहीं भी रखी हो वस्तु, जहाँ इच्छा करे आप वहीं रख दीजिए वस्तु। देखिए ध्रुव P और अनंत के बीच में कहीं भी मान लीजिए यहाँ हम वस्तु रख दे रहे हैं इस तरह से। ये मान लीजिए A है, ये B है, एक वस्तु। तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण की डिफिनेशन में क्या बताया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस F से क्या होती है, आती हुई, इस तरह से क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के पश्चात। लेकिन दूसरी किरण क्या हो रही है, इस तरह से दर्पण पर आपतित हो रही है, और ये जो दूसरी किरण है यह दर्पण पर जब आपतित हो रही है तो ऐसा मालूम चल रहा है कि यह जो परावर्तन के पश्चात यह जो किरण है वक्ता केंद्र C से आती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी किरण जो वक्ता केंद्र C की ओर जा रही है, मतलब दूसरी किरण जो दर्पण पर आपतित हो रही है वह परावर्तन के पश्चात वक्ता केंद्र C से आती हुई प्रतीत हो रही है। हम जानते हैं कि जब कोई किरण वक्ता केंद्र C से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती कि नहीं। अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पे काट रही हैं उसी बिंदु पे जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब बनना है। इस वस्तु मतलब A से किरण दोनों निकली है ना, तो जहाँ काटेंगी वहाँ A का प्रतिबिंब बनेगा। A का प्रतिबिंब जिस बिंदु पे काट रही है वहाँ बन गया, A डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A डैश। अब A डैश से इस पर हम लंब डाल देंगे तो ये जो पूरा A डैश B डैश जो मिलेगा ये पूरे वस्तु का क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। तो इस तरह से हमने देखा कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी हो तो उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच में बन रहा है, और वस्तु से छोटा बन रहा है, और सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है। सीधा मतलब ये है कि जिस तरह से वस्तु का जो है A सीधा ऊपर है उसी तरह से इसके प्रतिबिंब के A डैश का सीधा ऊपर है। नहीं, सीधा है ना, ये थोड़ी ना कि पलट दिया गया A नीचे आ गया, नहीं ऐसा है, ऊपर इसलिए सीधा। तो लिख लीजिए जब वस्तु जो है ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी रखा हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच वस्तु से छोटा
आभासी तथा सीधा बनता है। समझ में आया? बस इतना ही लिखना है बस, और फिगर बना लीजिएगा बस। जैसे जब वस्तु दर्पण से निश्चित दूरी पर अर्थात ध्रुव व आनंद के बीच में कहीं भी हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे और जो है ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच में बनता है, और वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा बनता है। समझ में आया कि नहीं आप सब? इसके बाद हम बताएंगे आप सबको कि जो है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है। ये हो गया। सुबह ही पढ़ाते हैं 6 बजे आ जाते हैं, तभी तो खत्म होगा जल्दी से, इसलिए दोनों टाइम क्या बजे जगते हैं जल्दी बात नहीं, हमारे भैया 3-4 बजे क्या वही सोते हैं यार। हमारा जो है 5-6 घंटा नींद पूरा हो गया, समझिए 24 घंटा पूरा हाँ। आज भी 5-6 घंटा हम सो गए, समझिए हमारे बोले। देखिए ध्यान से, इसमें क्या किया गया है, कह रहा है कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी ना। तो आप ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के गोलीय दर्पण? पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि हम जानते हैं कि अगर जो है आपको दूरियां नापना हो तो हम मूल बिंदु मतलब इसे P मान लेते हैं, मतलब ध्रुव P से ही हम जो है किसी भी समतल दर्पण किसी भी दूरी को नापना हो तो हम किससे नापते हैं? P से, मतलब ध्रुव से नापते हैं। ध्रुव से ही दूरियां नापी जाती है। और इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपको जो है ध्रुव से जो है वस्तु के बीच की दूरी नापना हो, जिससे हम U से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। ध्रुव P से वस्तु के बीच की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। और जबकि ध्रुव P से और ये जो प्रतिबिंब बना है यहाँ के बीच की दूरी को B से प्रदर्शित करते हैं, नहीं B से डिनोट करते हैं। और जो फोकस होता है, ये फोकस जो है नहीं, इसको हम स्मॉल F से प्रदर्शित करते हैं। तो इन सबको प्रदर्शित करना तो आसान है, इस तरह से नाम दे दिया गया, लेकिन इसमें चिन्ह का भी तो महत्व होता है। चिन्ह को भी तो लगाना जरूरी है कि नहीं है? इसलिए जो है निर्देशांक ज्यामिति से चिन्ह परिपाटी अपनाया गया। इससे क्या हुआ कि मैं जो है किसी भी जो है अवतल दर्पण पर इस तरह से 1-2 जो है अक्ष खींच दिया गया, एक x डैश px, एक x अक्ष ये खींच दिया गया, और एक y डैश खींच दिया गया। और आप पढ़े होंगे कि जब जो है और हमेशा प्रकाश की किरणें बाईं ओर से डाली जाती है, तो बाईं ओर से जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ध्यान से देखिए, आपतित किरण है। जब हम दूरियां जो है, देखिए ये आपतित किरण है, ये जो है बाईं ओर से जा रही है ना, तो दूरी क्या हो रही है? देखिए दूरियां इधर नापी जा रही है कि नहीं? अगर आप ध्रुव P से बाईं ओर की दूरी नापेंगे, ध्रुव P से बाईं ओर की दूरी, मान लीजिए ध्रुव P से अगर वस्तु के बीच की दूरी नापना हो तो बाईं ओर चलना पड़ा कि नहीं? इसलिए ऋणात्मक लिया गया है। आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दूरी, ये आपतित प्रकाश की दिशा है। ये इसके विपरीत अगर इस दिशा में अगर दूरी नापना हो, इस दिशा में मतलब ध्रुव P से इधर ध्रुव P से वस्तु के बीच की दूरी नापना हो तो ये भी -u लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? -u, माने ऋणात्मक लिया जाएगा। अगर ध्रुव P से प्रतिबिंब के बीच की दूरी नापना हो, ये भी तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में है ना, तो इधर भी ऋणात्मक होगा। और अगर ध्रुव P से फोकस F के बीच की दूरी नापना हो तो ये भी जो है आपतित किरण के विपरीत दिशा में है ना, ये भी ऋणात्मक होगा। जबकि आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की ही दिशा में दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में देखिए, आपतित किरण बाईं ओर से प्रकाश की किरण आपतित होती है, इसी दिशा में अगर जाइए तो धनात्मक होती है। अर्थात हम ध्रुव P से अगर इधर की दूरी नापेंगे तो ये धनात्मक होगा। इसी प्रकार क्या होता है कि मुख्य अक्ष के
ऊपर की दूरियां जो होती हैं, इस तरह से ऊपर की दूरियां मतलब वस्तु की जो लंबाई होगी, जिसे हम ओ से प्रतिनिधित्व करते हैं, ये क्या होगा, धनात्मक होगा कि नहीं होगा। ऊपर की जो दूरियां होती है क्या होती है, धनात्मक। ये वस्तु की दूरी है ना, वस्तु की लंबाई है कि नहीं है, और ये एक्स अक्ष के ऊपर की दिशा में ऊपर है, इसलिए धनात्मक। क्योंकि ये ध्रुव P से ही नापा जाएगा, ध्रुव P से ऊपर की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और ध्रुव P से नीचे की दूरी क्या होती है, ये प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, ये क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक। क्योंकि नीचे की ओर जो ऊंचाई होती है वो ऋणात्मक होती है, नीचे की ओर ऋणात्मक, और ऊपर की ओर की ऊंचाई क्या होती है, धनात्मक। सेम यही जो है उत्तल दर्पण के लिए है। आपतित किरण जिस दिशा में जाती है उसके विपरीत की दूरी है, मतलब ध्रुव P से उसके विपरीत की अगर दूरियां देखा जाए, इधर देखा जाए, अर्थात वस्तु की जो दूरी है ध्रुव P से, वो ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा। जबकि प्रतिबिंब जो है ज़्यादातर ये दाईं ओर बनता है ना, इधर ही बनता है ना प्रतिबिंब, तो इसलिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरियाँ होती हैं वो धनात्मक ली जाती है। और जबकि देखिए इसमें और उत्तल दर्पण में जो फोकस की जो दूरियाँ होती हैं, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में नापी जा रही है कि नहीं, इसलिए इसकी जो है फोकस दूरी भी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो पेपर में आ सकता है कि बताइए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, तो आप क्या बताएंगे, धनात्मक। क्यों, क्योंकि यह ध्रुव आपतित किरण के ही दिशा में दूरी नापी जा रही है। आपतित किरण की ही दिशा में दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। और ऐसे इसमें भी है, जब ध्रुव P से ऊपर की दूरी नापेंगे धनात्मक, वस्तु जो है ऊपर की ओर है कि नहीं है, धनात्मक, और प्रतिबिंब जो है मान लीजिए नीचे आएगा तो ऋणात्मक। सेम वही है, बस इतना ही समझना था। अब कल इसके बाद हम बताएंगे आप सबको कि किस तरह से हम जो है अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करते हैं, 1/f = 1/u + 1/b। कल मैं इसको जो है आपको ये जो सूत्र है पूरा विस्तार से समझाऊंगा किस तरह से ये फार्मूला आया है। वैसे रटने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, 1-2 बार आप सब जब सिद्ध कर लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, कल बताएंगे आप सभी को।